साझेदार के प्रवेश पर समायोजन बिंदुओं को हमने क्रमवार पीछे के वीडियोज़ में देखा है। इस वीडियो में हम उससे आगे के जो बिंदु हैं उन पे चर्चा करेंगे। पहले के वीडियोज़ में हम देख चुके हैं कि एक साझेदार जब प्रवेश करता है तो पूंजी के रूप में राशि कितनी लाएगा, अनुपात निर्धारण कैसे किया जाएगा, जब वह प्रवेश करेगा तो ख्याति के रूप में कितनी राशि लाएगा या उसकी ख्याति का निर्धारण कैसे किया जाएगा, इसके संबंध में भी बिंदु हमने देखा था। तो आज के इस वीडियो में हम संपत्ति दायित्व के पुनः मूल्यांकन से संबंधित बिंदु को देखेंगे। एक बार फिर से स्वागत है आपका कॉमर्स वाणी में। तो चलिए शुरू करते हैं। संपत्ति दायित्व के पुनः मूल्यांकन में होता क्या है। जब साझेदार प्रवेश करता है तो पहले से विद्यमान साझेदार यह देखते हैं कि फर्म में जितनी संपत्तियां उन्होंने कमाई थी उन संपत्तियों में आने वाला साझेदार जो नया आएगा वो अपना हिस्सा न ले ले। तो उसके लिए वो चाहते हैं कि आज की डेट में उनकी जो वैल्यूज़ बढ़ रही है वो वैल्यूज़ उन्हीं की हो, नए साझेदार को इसमें हिस्सा न मिले। जबकि नया साझेदार भी इस उद्देश्य से एंट्री करेगा कि आज तक जितने भी लायबिलिटीज़ क्रिएट किए हैं फर्म में, इन्हीं सभी साझेदारों ने मिलके किए हैं, तो उन लायबिलिटीज़ में मेरा कोई रोल न हो। उसके लिए वो आज तक की लायबिलिटीज़ का उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन बनता है उनको अलग अलग दे देता है, उसके बाद में खुद एंट्री के बारे में सोचता है। तो हम उसी के ऊपर चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से संपत्ति दायित्व के पुनः मूल्यांकन से साझेदारों को हानि होती है या लाभ होता है, और वो पुनः मूल्यांकन की लाभ हानि पुराने साझेदार अपने पुराने अनुपात में बांट लेते हैं। इसके लिए हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। संपत्ति दायित्व के पुनः मूल्यांकन के लिए रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया जाता है। इस अकाउंट की पेशेंस की कंडीशंस देखेंगे तो अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन हम यहाँ पर इसे शॉर्ट में देखेंगे कि हम रिवैल्यूएशन अकाउंट सभी क्वेश्चंस में कैसे पुट कर सकते हैं या सभी प्रकार की फर्म्स में कैसे पुट हो सकता है। अगर आपकी संपत्तियां किसी भी प्रकार से कम हुई हैं तो टू साइड में आएगी, और अगर आपकी संपत्तियां किसी भी प्रकार से बढ़ी हैं तो बाई साइड में आएगी, और अगर आपके दायित्व किसी भी प्रकार से कम हुए हैं तो बाई साइड में आएंगे। अगर आपके प्रोविजंस में कुछ बढ़ा है तो टू में आएगा, अगर आपके प्रोविजंस में कुछ कम हुआ है तो बाई में आएगा। डिफरेंस अमाउंट आपका ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, अगर इनके करंट अकाउंट ओपन है तो करंट अकाउंट में ये आपका जो अमाउंट होगा वो बैलेंसिंग फिगर होगा। हो सकता है रिवैल्यूएशन करने से लॉस हुआ हो तो ओल्ड पार्टनर से कैपिटल या करंट अकाउंट आपका बाई में आ जाएगा बैलेंसिंग फिगर के रूप में। अगर संपत्ति दायित्व के पुनः मूल्यांकन से किसी भी प्रकार की हानि हो रही है तो उसे हम डेबिट पक्ष में रख देंगे। अगर संपत्ति दायित्व के पुनः मूल्यांकन से किसी भी प्रकार का लाभ हो रहा है तो उसे हम क्रेडिट पक्ष में रख देंगे। इसी को ध्यान में रखते हुए हमने इंक्रीज डिक्रीज यहाँ नोट किया है। यहाँ ध्यान रखना है असेट्स का पर्टिकुलर नाम आएगा। जैसे आपके डेटर्स में इंक्रीज हुआ तो बाई साइड में हो जाएगा, डेटर्स में डिक्रीज हुआ तो टू साइड में हो जाएगा। स्टॉक में आपकी इंक्रीज हुआ तो बाई साइड में चला जाएगा, स्टॉक में डिक्रीज हुआ तो आपका टू साइड में आ जाएगा। क्रेडिटर्स आपका डिक्रीज हुआ तो आपका बाई साइड में चला जाएगा, क्रेडिटर्स आपका इंक्रीज हुआ तो टू साइड में चला जाएगा। इस तरीके से हम जो भी एडजस्टमेंट होंगे उनको करते हुए अकाउंट बना लेंगे, और अकाउंट से जो आपको प्रॉफिट या लॉस क्रिएट होगा उस प्रॉफिट या लॉस को ओल्ड पार्टनर्स में बांटा जाता है, ओल्ड रेशियो में। आपको यहाँ ध्यान रखना है नए साझेदार का न तो प्रॉफिट में हिस्सा होता है और न ही लॉस में हिस्सा होता है। अगर आपको ये पूछा जाए कि पुनः मूल्यांकन खाते के नाम से इसका अर्थ क्या है, तो इसका मतलब आपके पुनः मूल्यांकन खाते में हानि हुई है। अगर आपको ये पूछा जाए पुनः मूल्यांकन खाते के जमा से इसका अर्थ क्या है, तो आपके पुनः मूल्यांकन से लाभ हुआ है। इस तरीके से हानि या लाभ को बांट देते हैं पुराने साझेदारों में, और उसके बाद में हम आगे की प्रोसेस में चलते हैं। इसी टॉपिक में एक बात और ध्यान रखनी है, आपके क्वेश्चन में अगर ये सूचना हो कि संपत्ति दायित्व के मूल्य में परिवर्तन नहीं करना है, संपत्ति दायित्व को पुस्तक मूल्य पर ही दिखाना है, या ये लिखा जाए कि स्मरणार्थ पुनः मूल्यांकन खाता तैयार करना है, तो उस कंडीशन में आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट की जगह मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना चाहिए। मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने का तरीका इसके जैसा ही है, लेकिन उसके दो पार्ट होते हैं। वह केवल याददाश्ती के लिए बनाया जाता है।
इसलिए उसके हम दो पार्ट करते हैं कि एक ऐसा पार्ट जिससे हम रिवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट या लॉस निकाल लें, एक ऐसा पार्ट जिसमें हम प्रॉफिट या लॉस को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, एडजस्टमेंट कर रहे हैं। मेमोरेंडम के कारण संपत्ति दायित्व का मूल्य बदलता नहीं है, इस वजह से मेमोरेंडम में होने वाले लाभ हानि में नए साझेदार का समायोजन भी किया जाता है। मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे कैसे, उसके लिए हम देखते हैं। ये वैसे ही बनाया जाएगा शुरू में जैसा कि हम रिवैल्यूएशन अकाउंट को बनाते हैं। पहले भाग में रिवैल्यूएशन अकाउंट के जैसे ही हम लिखेंगे असेट्स डिक्रीज, लायबिलिटीज इंक्रीज, प्रोविजन इंक्रीज, असेट्स इंक्रीज, लायबिलिटी डिक्रीज, प्रोविजन डिक्रीज। इससे होने वाला, अगर आपका क्रेडिट टोटल ज़्यादा होगा तो प्रॉफिट हो जाएगा, अगर आपका डेबिट टोटल ज़्यादा होगा तो लॉस हो जाएगा। प्रॉफिट या लॉस जब हमारे पास बन जाएगा तो इसका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो जाएगा और इसके हम सेकंड पार्ट को स्टार्ट करेंगे। सेकंड पार्ट मैं आपको इस आधार पर बता रहा हूँ जैसे कि आपके क्वेश्चन में प्रॉफिट आया हो। अगर आपके क्वेश्चन में प्रॉफिट आया हो तो सेकंड पार्ट को इस तरीके से बनाएंगे, लॉस इसका रिवर्स बनेगा। प्रॉफिट की कंडीशन में ओल्ड पार्टनर्स को डेबिट साइड में बांट दिया जाएगा इस प्रॉफिट की राशि से, और ये जो राशि बांटी जाएगी ये ओल्ड रेशियो में बांटी जाएगी। और ठीक इसी राशि को, ये जो राशि आपने इधर बांटी है, इस राशि को हम बाई साइड में भी सभी साझेदारों के साथ एडजस्ट करेंगे, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और यहाँ राशि आपकी न्यू रेशियो में डिवाइड होगी। ये एडजस्टमेंट हम मेमोरेंडम बनाने की कंडीशन में ही करते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट में हम ऐसा नहीं करते हैं। ऐसा करने का रीज़न ये है कि हम इस पार्ट से किसी भी असेट्स लायबिलिटीज के इंक्रीज डिक्रीज को नई बैलेंस शीट में शो नहीं करते हैं, तो इस वजह से इसका जो प्रॉफिट हो गया उस प्रॉफिट में नए साझेदार को हिस्सा न देना पड़े, इसके लिए उसकी कैपिटल को हम काट लेते हैं। और अगर लॉस हो गया बाई चांस तो हम लॉस को बाई साइड में ओल्ड पार्टनर में ले लेंगे, यानी इधर आपके ओल्ड आ जाएंगे, इधर ऑल आ जाएंगे। इसका मतलब आपके नए साझेदार को हानि में हिस्सा जितना बन रहा है आज की डेट में, उतना हिस्सा साझेदार जो पहले से विद्यमान है वो अपने पूंजी खातों से दे देंगे। ये सारा एडजस्टमेंट हम कर देते हैं मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट में। और जब भी आप रिवैल्यूएशन अकाउंट की एंट्रीज करते हैं तब तो सभी एंट्रीज होगी जो हमने पीछे अकाउंट देखा उससे संबंधित, लेकिन मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन से संबंधित एंट्री अगर आपको पूछेंगे तो मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट से संबंधित एंट्री ये दो ही होती है आपकी। अगर आपका प्रॉफिट है तो ये दो हो गई, अगर आपका लॉस है तो इनकी रिवर्स वाली हो जाएगी, यानी यहाँ ओल्ड आ जाएगा और यहाँ ऑल पार्टनर्स आ जाएगा। इसके अलावा आपका एक टॉपिक इसमें और बच जाता है संपत्ति दायित्व के पुनः मूल्यांकन के अलावा। इसके बाद हम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को जो नॉर्मली दिए गए हो कैपिटल एडजस्टमेंट को छोड़कर उनको सोल्व कर सकते हैं। तो वो क्या टॉपिक है उसके बारे में भी हम चर्चा कर लेते हैं। इससे आगे वाला जो समायोजन का बिंदु है वो आपका है अवितरित लाभ हानियों का बंटवारा। अवितरित लाभ हानियाँ वो हैं जो आपके व्यापार में संचित रह गई हैं, बांटी नहीं गई हैं, रिजर्व सरप्लस की हेडिंग के रूप में आपके पास पड़ी है, जैसे P&L अकाउंट है, जनरल रिजर्व है। इन सबको पुराने साझेदारों ने बांटा नहीं था, तो हम क्या करेंगे, अब बांट देंगे। और बांटने में आपको एंट्रीज का ध्यान रखना है कि अगर आपके पास अवितरित लाभ है, P&L अकाउंट, जनरल रिजर्व अकाउंट या अदर रेवेन्यू रिजर्व हो, इन सभी को हम डेबिट कर देंगे और सभी पुराने साझेदारों में इस राशि को बांट देंगे। पुराने साझेदारों में जहाँ भी बांटते हैं वहाँ ओल्ड रेशियो यूज होता है। अगर आपकी अवितरित हानि है तो व्यापार में अवितरित हानि के लिए जो प्रविष्टि होगी वो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट DR टू P&L अकाउंट प्रविष्टि होगी। इस तरीके से अवितरित लाभ हानियों का बंटवारा भी कर देते हैं। अब आपका न्यूमेरिकल कोई क्वेश्चन हो उसको नॉर्मली हम हल कर सकते हैं। हमारी जो समस्याएं हैं प्रवेश के समय की या जो समायोजन के बिंदु हैं वो कुल मिलाकर 6 बिंदु हम देख चुके हैं। उन 6 बिंदुओं में ही
हम एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन को हल करना इससे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए।